पिछले वर्ष भारत ने करीब 4.5 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर दिया है। कितने ही देशों की अस्थिर रेटिंग्स के बीच S&P ने 17 साल के बाद, आफ्टर 17 इयर्स, भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। IMF ने भी भारत की ग्रोथ को अपवर्ड रिवाइज किया है। कुछ दिन पहले ही गूगल ने भारत के AI स्पेस में $15 बिलियन के बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। आज ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। साथियों, आज भारत की ग्रोथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है, और ये वाक्य मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हाल में हुआ EFTA ट्रेड एग्रीमेंट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यूरोप के देशों ने भारत में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है। इससे भारत में बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होगी। कुछ ही दिन पहले UK के PM मेरे मित्र स्टारमर अपने सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए थे। ये दिखाता है कि दुनिया आज भारत में अपने लिए कितने बड़े अवसर हैं, वो बड़ी आशा के साथ देख रही है। आज G7 देशों के साथ हमारा ट्रेड 60% से ज्यादा बढ़ चुका है। पूरी दुनिया आज भारत को रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और रेजिलिएंट पार्टनर के रूप में देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मा तक, ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक निवेश की लहर भारत में आ रही है। यही इन्वेस्टमेंट भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक नर्व सेंटर बनाने में मदद कर रहा है। साथियों, इस समिट में आप एज ऑफ द अननोन इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दुनिया के लिए एज ऑफ द अननोन एक अनसर्टेन चीज हो सकती है, लेकिन भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटीज का गेटवे है। युगों से भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया है। हमारे संतों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे नाविकों ने हमेशा ये दिखाया है कि पहला कदम ही परिवर्तन का प्रारंभ होता है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, कोरोना वैक्सीन की जरूरत हो, स्किल मैन पावर, फिनटेक या ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो, हमने हर रिस्क को रिफॉर्म में, हर रिफॉर्म को रिजिलियंस में और हर रिजिलियंस को रिवॉल्यूशन में बदला है। अभी हाल ही में IMF चीफ ने कहा है कि वो भारत में रिफॉर्म्स की बोल्डनेस से बहुत उत्साहित है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, और आपको मालूम होगा कि भारत में एक समय रिफॉर्म हुआ था। एक इकोसिस्टम, उसके गीत बहुत गाता रहता है। हमारे मित्र हंस रहे हैं वहां।
लेकिन वो कंपल्सन के कारण था और वो भी कंपल्सन आईएमएफ का था। आज रिफॉर्म हो रहा है कन्विक्शन के कारण, और वही आईएमएफ कह रहा है कि रिफॉर्म का भारत का जो बोल्डनेस है उसको नोटिस कर रहे हैं। और आईएमएफ चीफ ने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हर कोई कह रहा था कि मास लेवल पर डिजिटल आइडेंटिटी देना संभव नहीं है, लेकिन भारत ने सबको गलत सिद्ध करके दिखाया। आज दुनिया का 50% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन फिनटेक की दुनिया में भारत में ही होता है। 50%। भारत का यूपीआई दुनिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को डोमिनेट कर रहा है। यानी हर प्रिडिक्शन, हर आकलन से बेहतर करना, ये आज भारत का मिजाज बन चुका है। मैंने स्वभाव शब्द प्रयोग नहीं किया, मैंने मिजाज कहा है। और मोदी है तो मिजाज की बात करता है। और इसलिए ही भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, देश की उपलब्धियों को असली ताकत देश के लोगों से मिलती है, और देश के लोग अपने सामर्थ्य का सही इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब सरकार का उनके जीवन में न दबाव हो और न दखल हो। जहां ज्यादा सरकारीकरण होगा वहां उतने ही ब्रेक लगेंगे, और जहां ज्यादा लोकतंत्रीकरण होगा वहां उतनी ही ज्यादा स्पीड आएगी। दुर्भाग्य से देश में 60 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने हमेशा पॉलिसी के प्रोसेस के सरकारीकरण पर जोर दिया, जबकि बीते 11 वर्षों में हमने पॉलिसी और प्रोसेस के लोकतांत्रिकरण का काम किया है। अनस्टॉपेबल भारत के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। अब बैंकिंग का ही उदाहरण लीजिए। 60 के दशक में इंदिरा गांधी जी द्वारा बैंकों का क्या कह करके सरकारीकरण किया गया? कहा गया कि गरीबों, किसानों, श्रमिकों यानी देश के आम लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है, इसलिए सरकारीकरण किया है। ये तर्क दिया गया था। जबकि वास्तविकता में कांग्रेस ने क्या किया, सरकारों ने क्या किया? बैंकों को देश की जनता से और दूर कर दिया गया, दूरी बढ़ा दी गई। गरीब तो बैंकों के दरवाजे तक भी जाने से डरता था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, तब देश की आधी से अधिक आबादी के पास अपना एक बैंक खाता तक नहीं था। और ये सिर्फ बैंक खाता न होने की समस्या नहीं थी। इसका मतलब देश की बहुत बड़ी आबादी बैंकिंग के लाभ से वंचित थी। वो जरूरत पड़ने पर बाजार से महंगा ब्याज देने, अपना घर जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर थी। साथियों, देश को इस सरकारीकरण से निकालना बहुत जरूरी था, और
ये हमने करके दिखाया है।